Hi everyone, welcome back to EduTap. So guys, RBI Grade B 2026 Phase 2 exam was over last week. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए या वेट किया जाए। तो इसका आंसर वैसे तो अगर मैं नटशेल में बताऊं तो हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो मैं ये भी बताऊंगा कि हमें क्यों स्टार्ट कर लेना चाहिए जल्दी और वेट नहीं करनी चाहिए इन स्पाइट ऑफ आपका पेपर कैसा भी हुआ है। हाँ, बहुत ही गंदा हुआ है और कुछ तैयारी भी नहीं करके गए थे, देन दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट वी नेवर नो व्हाट आर गोइंग टू बी द कट ऑफ्स, और शायद बहुत कम मार्क्स पे भी कॉल आ जाए और शायद बहुत अच्छे मार्क्स पे भी ना आए। बट इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। तो स्टार्ट कर लोगे तो कुछ सीखोगे ही, नहीं करोगे तो शायद बहुत कुछ लूज आउट कर जाओगे। और इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा ऐसी 3 किताबें, अगर आप वो किताबें पढ़ जाओगे ना तो इंटरव्यू में आपको ऐसा एज मिलने वाला है कि इंटरव्यूअर भी बोलेगा कि वाह, ये बंदा कुछ अलग है। तो वो 3 किताबें क्या है उसके लिए आप रुकिएगा, लिखिएगा उसको और उनको बाय करके जरूर पढ़िएगा। शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम पहले कवर करेंगे व्हाई द इंटरव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यू के। डैफ में हमें क्या क्या ध्यान रखने होते हैं, डैफ में से हमें क्या क्या पूछा जा सकता है। आरबीआई के बारे में मुझे क्या क्या पढ़ना है इंटरव्यू के लिए, बिकॉज आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन का आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसको अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी और फाइनेंस में से आपसे क्या पूछ सकते हैं। फिर मैनरिज्म्स यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में से क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, और हमें अपनी इनसिक्योरिटीज को कैसे हैंडल करना है। काफी लोगों को इनसिक्योरिटीज होती है ना कि मेरे गैप ईयर्स हैं, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हैं, मेरा वर्क एक्स नहीं है, तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है बिना घबराए हुए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और जैसा मैंने बताया, 3 किताबें जो आपको इंटरव्यू में एक डेफिनेटिव एज दे सकती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो विद दीज पॉइंट्स, आप ये डेमो कोर्स ज़रूर एनरोल करें इसमें, अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं और आरबीआई का कोर्स लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आरबीआई का डेमो कोर्स सिर्फ ₹1 में आप एनरोल कर सकते हैं। दी लिंक टू एनरोल इन दिस डेमो कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस डेमो कोर्स के थ्रू आप देख सकते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, हमारे नोट्स कैसे हैं, क्विजेस कैसे हैं, कोर्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, डाउट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है। पूरा आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे मेंटरशिप भी कर रहे हैं इस कोर्स में। जो हमारा एक्चुअल कोर्स है उसी एक्चुअल कोर्स का हम ये डेमो दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए, वैलिडिटी सिर्फ 2 दिन रहेगी। बट आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू गेट एन आइडिया अबाउट दिस कोर्स। द मेन ऑब्जेक्टिव इज कि जब आप इस कोर्स को लें, आप श्योर हो कि आप इसी कोर्स से पढ़ना चाहते हैं, ये आपके लिए सही है, तभी आप इस कोर्स में एनरोल करें, ताकि एक ट्रस्ट बनकर ही आप इस कोर्स में आए। Now, my first point why interview is a very important stage in आरबीआई ग्रेड बी सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, हम सबसे पहले तो ये जान ले कि इंटरव्यू का वेटेज 75 मार्क्स है आउट ऑफ 375। ये मोटा मोटा 20% बैठता है। 20% इंटरव्यू वेटेज, आई वुड से दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट। इनफैक्ट यूपीएससी में भी 15% है। वेटेज बहुत हाई है, और इंटरव्यू में आपको 75 में से ऐसा भी देखा गया है कि 10, 8, 15 इतने मार्क्स भी दिए जाते हैं फॉर वन और दी अदर रीजन। मैं उन रीजंस में नहीं जाऊंगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट एंड इट्स रिस्की ऑल्सो इफ वी टेक इन टू अकाउंट द पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो हमें इसको बहुत सीरियसली लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रीजन वाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज दैट समटाइम्स वी टेक इंटरव्यू टू बी वेरी कैजुअल, कि ठीक है, मेरी पर्सनालिटी है, आई वुड बी ऑनेस्ट एंड आई वुड बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि काफी बार हमें आंसर आता है, लेकिन हम सही से बता नहीं पाते, और अगर बता भी दे तो सही से समझा नहीं पाते। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन आंसर आना, बताना एंड समझाना। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए व्हाई डज इन्फ्लेशन इंक्रीजेस। अब स्टूडेंट एस्पिरेंट को पता है दैट इन्फ्लेशन इंक्रीजेस व्हेन देयर इज अ एक्सेस डिमांड एज कंपेयर टू द सप्लाई। तो उसको नॉलेज है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब बारी आती है बताने की। तो बताने के बहुत तरीके हैं। काफी लोग
आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सर इन्फ्लेशन बेसिकली मतलब सर डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, तो प्राइस इंक्रीज मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। दे नॉट एबल टू आर्टिकुलेट। बहुत सारे पॉजेज हैं, फिलर्स हैं, सेंटेंसेस प्रॉपर नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, पूरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो ऐसे आंसर को तो कभी भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा आता है कि आप बता रहे हैं, आपने अच्छे से बता दिया, ठीक है, आपको आता था और आपने बता भी दिया। आप बता रहे हैं सर इन्फ्लेशन कैन इंक्रीज व्हेन डिमांड ग्रोज फास्टर देन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, व्हेन टू मेनी पीपल आर कंपीटिंग फॉर द सेम सेट ऑफ गुड्स, तो बिजनेस कैन रेज प्राइसेस, दे वुड बी एबल टू सेल एट हायर प्राइसेस, दैट इंक्रीजेस द ओवरऑल प्राइस लेवल। तो आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा दिया, आपके कोई फिलर्स नहीं है, आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड है, कॉन्फिडेंट है, एक सही तरीके से आपने समझा दिया और इंटरव्यू को थोड़ा बहुत समझ आ गया, इंटरव्यू को पता लग रहा है कि आपको आता है। बट बात यहां पे खत्म नहीं होती, आना फिर बताना, ठीक है, सेकंड स्टेज हो गई, बट दिस इज स्टिल नॉट आई वुड से इंप्रेसिंग द इंटरव्यूअर। एक होता है समझाना, यहां पे दिखता है कि आपको मास्टरी है, आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आता है और आप समझा पा रहे हो और इंटरव्यू सुन के बोलेगा हाँ मैं यही सुनना चाहता था। अब सपोज करो यही स्टूडेंट बताने की बजाय समझा रहा है, सर इमेजिन देयर आर 100 टिकट्स फॉर अ कंसर्ट but 500 people want to buy them. Now, since demand is much higher than the supply, some people may be willing to pay more and the ticket price can rise. 100 रुपए की टिकट के लिए जब डिमांड इतनी ज्यादा हो जाएगी, कुछ लोग 200 देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो सिमिलरली व्हेन डिमांड इन एन इकोनॉमी ग्रोज फास्टर देन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइसेस टेंड टू राइज। अब इसमें आपने बताया नहीं, आपने समझा दिया, एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। आपने सिंपल एग्जांपल यूज किया, आपने बता दिया कि मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है और मुझे कॉन्सेप्ट की मास्टरी है, मुझे डीप अंडरस्टैंडिंग है। ये एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन इंटरव्यूअर पे छोड़ेगा। तो आंसर आना, फिर गंदे तरीके से बताना, फिर अच्छे तरीके से बताना और समझाना, समझाना इज द लास्ट स्टेज दैट डिफाइंस हाउ मेनी मार्क्स डू यू गेट इन द इंटरव्यू। तो इसको कैजुअली मत लीजिए, अपनी आर्टिकुलेशन पे काम कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम कीजिए और कॉन्सेप्ट्स को समझाने पे जोर दीजिए कि कैसे आप चीजों को बेटर आर्टिकुलेट कर कर एग्जाम्पल देकर चीजों को समझा सकते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब आरबीआई ग्रेड बी इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आरबीआई के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको करंट अफेयर्स पे अच्छे पर्सपेक्टिव होने चाहिए, इकोनॉमी एंड फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे मैनर्स और पर्सनालिटी आप में झलकनी चाहिए और आपको अपनी इनसिक्योरिटी से इनसिक्योर ना फील हो, ये भी बहुत जरूरी है। अगर मैं डैफ की बात करूं, डैफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंटायर इंटरव्यू। जो इंटरव्यू ले रहा है उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता है। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज द ओनली सोर्स जिससे उसको पता लगेगा कि आप कौन हैं, आप किन चीजों में रह चुके हैं, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आप क्या अचीव कर चुके हैं लाइफ में, सिर्फ डैफ से ही पता लगेगा। और डैफ काफी लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डैफ में कि आपको मेट्रिकुलेशन से एसएससी की तरफ जाकर अपनी क्वालिफिकेशंस भरनी है। तो किसी ने, ये एक्चुअल डैफ है, किसी ने 12th से शुरू कर रखा है, 10th लिया ही नहीं है। कितनी बड़ी मिस्टेक है। तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। यहां पे देखो 75% लिखा है मार्क्स, डेसिमल के बाद लिखा नहीं है, शायद ना हो, बट काफी बार लोग होते हैं कि 75.2 होता है तो उसको भी 75% लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे हमें एक्यूरेट परसेंटेज लिखनी चाहिए। तो इस तरह की गलतियां हमें नहीं करनी है। ये बहुत जरूरी है कि हम डैफ को बहुत सीरियसली लें, उसको रिस्पेक्ट दें, डैफ में बिल्कुल भी गलतियां ना करें और डैफ में हर चीज जो पूछी गई है उस पर कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बनाए जो वो एग्जाम, जो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ताकि हम इंटरव्यू में बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें उन क्वेश्चंस को लेके। जैसे कि अगर आपका वर्क एक्स है तो आपको अपने वर्क एक्स के ऊपर पूरा सेट ऑफ एक पता होना चाहिए कि ये मैंने किया है, ऐसे ऐसे इनमें चैलेंजेस थे, ऐसे ऐसे ये इम्पैक्ट क्रिएट करता था, वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं।
आपकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट तैयार कर लेना चाहिए। आपके प्लेस ऑफ बर्थ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपके फादर के प्रोफेशन पे बिजनेस पूछे जा सकते हैं, आपकी अचीवमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डैफ में हर एक चीज जो आप भर रहे हैं उस पर आप इमेजिन कीजिए कि सैकड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको वो सारे बनाने हैं और उनके आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। दिस इज द लीस्ट यू वुड डू, आई थिंक, फॉर प्रिपेयरिंग द इंटरव्यू पार्ट। नेक्स्ट, आरबीआई के लिए क्या पढ़ना है? आरबीआई के लिए सबसे जरूरी है आरबीआई की हिस्ट्री। आरबीआई के पर्पस एंड वैल्यूज बहुत जरूरी हैं और वो कैसे आपकी वैल्यूज से मैच करते हैं या मैच नहीं करते हैं वो भी आपको बहुत क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। डिपार्टमेंट्स कौन से हैं आरबीआई में, इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपका फेवरेट डिपार्टमेंट क्या है, इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फिर फंक्शंस ऑफ आरबीआई कम्स दी नेक्स्ट। आरबीआई के फंक्शंस पे आरबीआई की वेबसाइट पे एक फुल फ्लेजेड डॉक्यूमेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जितने भी फंक्शंस हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ये तो आरबीआई के बारे में हो गया। अब आरबीआई की वेबसाइट पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से आपको करने को बोलूंगा। तो जैसे कि आरबीआई नोटिफिकेशंस, आरबीआई की स्पीचेस, आरबीआई के कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हों, या आरबीआई की जो रिपोर्ट्स हैं जैसे आरबीआई एनुअल रिपोर्ट हो गया, आरबीआई एफएसआर हो गया, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट हो गया, ये रिपोर्ट्स भी हमें अच्छे से पढ़नी है। करंट अफेयर्स में आरबीआई के रिपोर्ट्स और स्पीचेस और नोटिफिकेशंस के अलावा हमें जो भी करंट न्यूज में चीजें हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, उन पे एक पर्सपेक्टिव बना के जाना है। उन पे नंबर्स नहीं याद रखने हैं, पर्सपेक्टिव बना के जाना है कि अगर इन्फ्लेशन हाई है तो क्यों हाई है, क्या चैलेंजेस हैं, आरबीआई क्या कर रही है, इसका क्या असर हो रहा है। इस तरह के पर्सपेक्टिव बनाना बहुत जरूरी है, भले ये अच्छे से ना पता हो कि इन्फ्लेशन का एग्जैक्ट नंबर क्या है। तो ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर नहीं है जिसके लिए फैक्ट्स याद रखने हैं, बट पर्सपेक्टिव बेस्ड टेस्ट है जिसमें आपको अपना पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर रखना है कि मैं किन पॉइंट्स पे एग्री करता हूं, किन पॉइंट्स पे डिसएग्री करता हूं, ना सिर्फ की पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो जैसे बहुत सारी इश्यूज होते हैं, लैक ऑफ डिपॉजिट का इशू अब तो खत्म हो गया है, काफी देर ये चला था। इन्फ्लेशन इज एवर एंडिंग इशू, इंक्लूसिव ग्रोथ, फिर काफी फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी का इशू है, क्लाइमेट चेंज इज ऑलवेज एन इशू। इन चीजों पे, दिस इज जस्ट अ स्मॉल लिस्ट, जितने भी करंट में इश्यूज हैं सारी इश्यूज पे आप अच्छे से पढ़िए, उस पे जितने भी एडिटोरियल्स आ रहे हैं वो पढ़िए, उनको अच्छे से सर्च कीजिए। ठीक है, किसी भी इशू पे आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, उन पे शॉर्ट नोट्स बनाइए और अपने दिमाग में ये भी रखिए कि आप इन पॉइंट से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। बाकी नॉलेज, स्टैटिक पार्ट, इकोनॉमी एंड फाइनेंस पे क्या पढ़ना है, वैसे तो ज्यादा वो डेप्थ में नहीं जाएंगे कि ऐसे ही आपको किसी भी चैप्टर में से कुछ भी पूछने लग जाएं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो इंटरव्यू में एनीवेज पूछी जाती हैं। जैसे बैलेंस शीट ऑफ आरबीआई आपको करनी ही करनी है, ये आरबीआई एनुअल रिपोर्ट में आपको मिल जाएगी। फिर रिस्क मैनेजमेंट, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी अच्छे से आनी चाहिए, इन्फ्लेशन अच्छे से आना चाहिए, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, बॉन्ड्स एंड बॉन्ड यील्ड्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो भी आप पढ़ जाएं। ठीक है, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल मतलब जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जैसे डब्ल्यूटीओ वगैरह हो गए, उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो भी हमारे सार्क वगैरह हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये कुछ एरियाज हैं, इनके बारे में आप पढ़ जाएं तो आई थिंक दैट विल जस्ट कवर द बेसिक्स। बाकी सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ जो मुझे लगता है पूछी जाती है, या तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई पूछे जाएंगे, या मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और इन्फ्लेशन, ये दो चीज़ें मैक्सिमम पूछी जाती हैं आपके इंटरव्यूज में। बाकी कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, जैसे आपने अगर इन्फ्लेशन समझा है तो शायद वो इंटरव्यू में ये नहीं पूछेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, बट समहाउ इट विल कम इन द चेन ऑफ क्वेश्चंस। जैसे वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विद इंडियन इकोनॉमी दीज डेज, यू माइट से इन्फ्लेशन, देन दे माइट आस्क ओके डिफाइन इन्फ्लेशन और व्हाई इन्फ्लेशन इज द प्रॉब्लम। ठीक है, आपने डिफाइन किया, फिर आपने उन्होंने पूछा क्या आरबीआई कुछ कर रही है और आरबीआई इज नॉट डूइंग एनफ टू टैकल द इन्फ्लेशन, देन नेक्स्ट क्वेश्चन माइट बी व्हाट इज द इंपैक्ट, व्हाट वुड यू डू इन केस यू आर मैनेजर एट आरबीआई। तो इस तरह से चेन ऑफ क्वेश्चंस बनता है जिनमें आपकी जो ये वाली नॉलेज है, इन कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है, आपको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी और करंट अफेयर्स भी इंटीग्रेट करने पड़ेंगे इन चेन ऑफ क्वेश्चंस में, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
ठीक है। नेक्स्ट है जी मैनरिज्म। मैनरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनरिज्म आपकी पर्सनैलिटी झलकाता है, आपका कॉन्फिडेंस झलकाता है। तो मैनरिज्म में सबसे पहले तो आप किस तरह से बैठते हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसा है। अब जैसे ये बैठे, इनका बॉडी लैंग्वेज, हालांकि ये इंटरव्यू में आप ऐसे नहीं बैठेंगे, ठीक है, बट स्टिल आप इस तरह से शायद इंटरव्यू में बैठ सकते हैं कि आपकी लात थोड़ी सी एंगल पे मुड़ी हुई है, बट दिस डज नॉट क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। आपका आई कांटेक्ट सबसे है या सिर्फ एक से है, ये बड़ा मैटर करेगा। तो मैनरिज्म बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को झलकाता है, तो इस पे हमें बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, आप ड्रेस कैसे कर रहे हैं, आप इंटरव्यू रूम में एग्जिट और एंटर कैसे कर रहे हैं, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। हमारा एक इंटरव्यू कोर्स है जिसमें हमने बहुत अच्छे से इन सारे मैनरिज्म्स के बारे में समझाया है, आप प्लीज़ उसको अच्छे से देखिए। फिर कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपको रहती होंगी इंटरव्यू से पहले कि मेरे गैप ईयर्स हैं, या मेरे एकेडमिक रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, मेरा तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा तो कॉलेज अच्छा नहीं है, मैंने तो जॉब छोड़ दी। वो मुझसे पूछेंगे जॉब क्यों छोड़ी, तो मैं क्या बोलूँगा। तो इन इनसिक्योरिटीज़ पे मैं यही बोलूँगा कि आपको ये बिलीव करना है कि इनसिक्योरिटीज़ आपको नहीं रखनी है, और कुछ ना कुछ कमियां सब में हैं। जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनके करियर में भी गैप ईयर्स रहे होंगे, उनके भी कभी कम नंबर आए होंगे, शायद उनको भी किसी प्रीमियर कॉलेज से ग्रेजुएशन करने का मौका नहीं मिला होगा। और हमें बिल्कुल एक ऑनेस्ट आंसर्स देने, अगर आपके गैप ईयर्स हैं कोई दिक्कत नहीं। गैप ईयर्स का मतलब ये तो नहीं है कि आप घर में लेट के आराम कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। यू माइट बी डूइंग समथिंग, यू इन्वेस्टेड योर टाइम इन समथिंग दैट माइट नॉट हैव गिवन यू रिजल्ट। So that doesn't mean that you wasted your time. You invested your time, but in something that might not have given you the desired result. That's okay. But that might be helping you today. If you prepared for UPSC, maybe that helped you. That is why you're sitting in this interview. तो गैप ईयर्स का डर निकालना है, और एक्चुअल हमें सही उनको बताना है कि गैप ईयर्स थे बट टाइम वेस्ट नहीं था। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो कि वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। दैट मीन्स आई एम ओपन टू लर्निंग, आई एम नॉट रिजिड। मैं कोई बैगेज लेके नहीं आ रहा हूं, मैं जो भी आप मुझे बताओगे मैं उस तरह से मोल्ड हो जाऊंगा। सो देर इज नॉट अ परफेक्ट आंसर फॉर दीज थिंग्स, बट यू कैन ऑलवेज कन्विंस देम। इट जस्ट shows that no, you can convince them, you can sell yourself. ठीक है, इनके कोई भी परफेक्ट आंसर्स नहीं होते। उनको भी पता है कि वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बट वर्क एक्सपीरियंस होने का मतलब ये नहीं है कि इस कैंडिडेट को लेना नहीं है। बट हाँ, अगर आप बोल जाएंगे यस सर आई डोंट हैव वर्क एक्सपीरियंस बट प्लीज टेक मी, आई विल वर्क हार्ड, दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। यू हैव टू कॉन्फिडेंटली टेल देम कि ठीक है सर, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम करूंगा और मैं सीख लूंगा, और मैं दूसरों से जल्दी सीख लूंगा, बिकॉज मेरे पास कोई बैगेज नहीं है, मैं मोल्ड हो जाऊंगा आराम से आपके वर्क कल्चर में। दैट इज द वे यू कन्विंस देम। और मैंने बोला था एक चीज जो आपको वे एड ले जा सकती है अदर से, दैट इज विच बुक्स टू रीड। ठीक है, तो यहां पे एक डी सुब्बाराव की मैं किताब बोलूंगा, हु मूव माई इंटरेस्ट रेट। डी सुब्बाराव आरबीआई के एक्स गवर्नर रह चुके हैं। बहुत ही अच्छी किताब है, इसमें आपको पता लगेगा कि कैसे एक सेंट्रल बैंक एक्ट करता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे उनको मैनूवर किया जाता है। बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपको आरबीआई के जो मोस्ट टर्बुलेंट ईयर्स हैं, डीवी सुब्बाराव उनका एक्सपीरियंस आपको देंगे। देन रघुराम राजन के बारे में आपने सुना, आई डू व्हाट आई डू। तो ये रिफॉर्म और रिटोरिक पे बुक है। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि रिफॉर्म्स कैसे किए जाते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे इश्यूज को रिजॉल्व किया जाता है। ये भी बहुत अच्छी किताब है, दैट गिव्स यू नो बर्ड्स आई व्यू ऑन टू दी चैलेंजेस इन आरबीआई। देन वाई वी रेड्डी, ये भी एक्स आरबीआई गवर्नर हैं, एडवाइस एंड डिसेंट। ये बुक में आपको दो पार्ट मिलेंगे, जर्नी एज एन आईएएस एंड जर्नी एज आरबीआई गवर्नर। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। इन किताबों को पढ़ने से ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू में इन किताबों के बारे में पूछा जाएगा, बट आई थिंक यू वुड बी एबल टू टॉक इन द लैंग्वेज ऑफ आरबीआई। यू वुड बी एबल टू शेयर एनेक्डोट्स फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। यू वुड बी एबल टू डेवलप दैट माइंडसेट ऑफ आरबीआई ऑफिसर। तो यही वो देखना चाहते हैं, यही वो सुनना चाहते हैं जो आप इन किताबों से लर्न करेंगे, इंटरनलाइज करेंगे, एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू रेडी टू बी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ कोर्सेज सर्च कर रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, edutap.in। कोर्सेज के अंदर आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज सेलेक्ट कीजिए।
और यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज हमारे मिल जाएंगे। गोल्ड और सिल्वर कोर्स हमारे फ्लैगशिप कोर्सेज हैं। गोल्ड इज फॉर एंटायर फेज 1+2 इंटरव्यू, सिल्वर कोर्सेज फॉर मेनली फेज 2 इंटरव्यू। ठीक है, सिल्वर कोर्स में आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा। सेल्फ प्रिपरेशन वालों के लिए टेस्ट सीरीज है, तो आप ये टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या क्लरिकल एग्जाम आरबीआई के साथ, तो आप ये आरबीआई प्लस बैंक महापैक ले सकते हैं, जिससे आप काफ़ी सेविंग कर सकते हैं। और डेमो कोर्स के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे कोर्सेज कैसे हैं, कंटेंट कैसा है, टीचिंग कैसी है, क्विज़ेस कैसे हैं, मेंटरशिप कैसी है, तो ये डेमो कोर्स में भी आप एनरोल कर सकते हैं। 2 दिन का वैलिडिटी रहेगा, जस्ट फॉर ₹1। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।